बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष और ऐलनाबाद से इनेलो विधायक अभय चौटाला ने फरीदाबाद के सेक्टर 11 स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश में पंचायती व जिला परिषद के चुनावों की घोषणा के बाद उक्त चुनावों में पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की समीक्षा हेतु एक औपचारिक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में उनके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गोपीचंद गहलोत, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बैंसला, आर के चिल्लाना, एनआईटी विधायक नगेंद्र बढ़ाना, जोत सिंह वालिया, बल्लभगढ़ से ललित बंसल सहित पार्टी से जुड़े अन्य नेताओं ने शिरकत की। इस अवसर पर बीवीएम खबर 24 आवर्स की टीम को प्रदेश की मौजूदा राजनीति से जुड़े चंद सवालों को लेकर अभय चौटाला से एक संक्षिप्त साक्षात्कार करने का मौका मिला। पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा है, तो आपकी तैयारियां क्या हैं? प्रदेश के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने इन पंचायती राज चुनाव को खासा लटकाने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। आखिर उन्होंने लोगों के ऊपर एक ऐसा कानून बना दिया जिसकी वजह से अनुभवी लोग जो हैं इस चुनाव से वंचित रह जाएंगे, जिनका बड़ा अनुभव था और जिसका लाभ लोगों को मिलता था पंचायती तौर पर। शिक्षा का एक स्तर हाँ, और दो तरह की बातें करती है सरकार। जब उद्योग नीति बनाने की बात आई तब तो मुख्यमंत्री का बयान आया था कि हमने हरियाणा प्रदेश के हजारों लोगों से ये पूछा है कि इस नीति को किस तरह से बदल करके नई नीति बनाई जाए। और जब पंचायत के चुनाव के अंदर नया कानून बनाने की बात आई तो फिर किसी एक भी व्यक्ति से नहीं पूछा गया कि इसमें क्या बदलाव किया जाए, इसमें कैसे बदलाव लाया जाए, कैसे लोगों को, शिक्षित लोगों को आगे लाया जा सके। तब इस पर चर्चा नहीं की, मतलब उस पर तो तुगलकी फरमान जारी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जीत से पहले बहुत से वादे किए, ये सभी आप तो जानते हैं, आप तो सक्रिय राजनीति में हैं। उन वादों को अगर पूरा होते देखते हैं तो आप कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, चाहे वो स्वच्छता का मामला है? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में किया हुआ एक भी वायदा पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, उस वायदे को टच तक नहीं किया इन्होंने अब तक। अभी देखें तो चाहे वो आपकी बुढ़ापा पेंशन है, चाहे बेरोजगारी भत्ता है, चाहे स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, चाहे वो SYL का मामला है, और चाहे वो कोई आपके कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने की बात है, चाहे शिक्षा में कोई बदलाव लाने की बात है, चाहे कोई उद्योग का इशू है, चाहे कोई कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे कोई व्यापारी से जुड़ा हुआ मामला है, अब तक किसी एक भी इशू को इन्होंने टच नहीं किया है। हम थोड़ा सा इनेलो के ऊपर बात करना चाहेंगे। इनेलो की जो जिला स्थिति है इस टाइम प्रधान से वंचित है इनेलो। हम अपना प्रधान बहुत जल्दी घोषित कर देंगे, आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बाकी कार्यकारिणी ज्यों की त्यों अच्छे ढंग से काम कर रही है और हम इन्हीं साथियों से पूछ करके जल्दी प्रधान बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत के चुनावों को लेकर गांवों में माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में नजर आने लगा है। कल के समाचार संकलन में हमने दिखाया था कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में पंचायती चुनावों की घोषणा के बाद गांवों में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, जिसकी जानकारी बीवीएम खबर 24 आवर्स की टीम ने गांव चंदावली में दौरा करके आप तक पहुंचाई थी। इसी कड़ी में हमारी टीम ने आज गांव मजगर का दौरा किया। पेश है संदीप गोयल की एक रिपोर्ट। विकास हुआ है, जो सरपंच हैं इस समय, उन्होंने कितना विकास किया है और क्या क्या कमियां अभी भी रह गई है? भैया खूब 5-6 साल पानी में डोले ही थे में, और जब अब घेर दिया तब नहीं कहे कि तुम यही की वोट देंगे। और क्या कमी है सब। अब अगर जो नया सरपंच खड़ा होगा उससे क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, हमारे गाँव गली गिरारे की खूब बढ़िया तरक्की करे और जो है का जो काम है वो सब काम कंप्लीट होना चाहिए। पानी समय पर आता है, नाली की जो समस्याएं हैं वो कैसी हैं? सर नाली भी बुतेरी भरी पड़ी है गारे कीचन से। क्या हम कुछ भी ना, जहाँ बीमार रह रहे हैं बालक बच्चे अन्य गांव घरन में। और क्या अनीता सरपंच उन्होंने काम किया भैया, ये काम तो ये तो पत्थर तो घेर दिए हैं और गलीन में जाकर देख ले कितने घोटू गारे भर रहे हैं नालीन में। अपने घर चा सफाई कितनी करवावे जिम्मी उन पे कहा के हैं इनते जमादारन पे। हाँ, जो नए उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्या उनको पसंद करोगे आप? उनको ही होना चाहिए चुनाव, जो नए हैं। हाँ, जन कितने है रे भैया, कितने है रे? हाँ, हो कोई बढ़िया हो जो गांव को कोई सुधार करे।
सरपंच चुनाव को लेकर गांव का माहौल पूरी तरह से गरमाया गया है। और बात करें अगर यहाँ के जो पुराने सरपंच के विकास की, तो विकास कहीं ना कहीं अधूरा नज़र आया है। लोगों का आरोप है कि सिर्फ सरपंचों ने अपना विकास किया है, लोगों का विकास कहीं नहीं दिख रहा। तो ऐसे में अब जनता उन्हीं सरपंचों को फिर से चुनेगी या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा। कैमरामैन राकेश के साथ संदीप गोयल, BBM खबर 24 आवर्स। दोस्तों, वेद पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। इस कथन को आधार मानकर उदयपुर की नारायण सेवा संस्थान सन 1985 से अपंगों, गरीबों, ज़रूरतमंदों की सहायता करती आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार संस्था के अस्पताल में लगभग 100 ज़रूरतमंद प्रतिदिन दाखिला पाते हैं। संस्था के संदर्भ में आगे की जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नारायण संस्थान द्वारा जो हमारे दानदाता श्री भामाशाह जो फरीदाबाद शहर से जुड़े हुए हैं, उन सभी का एक सम्मान समारोह रखा गया, जो उन विकलांग बच्चों के लिए बिना कहे एक टीवी के माध्यम जो चैनल के माध्यम से हमारे पास जो सहयोग भेजते हैं, हम चाहते हैं उन्हीं का एक बार प्रत्यक्ष रूप से सम्मान किया जाए। और वो सम्मान के हकदार भी है, उनके दिल में करुणा है, प्रेम भाव है और सेवा का पूरा भाव है। तो एक उनका सम्मान तो संस्थान की तरफ से बनता है। और जो भी अभी हमारे पास 251 दानदाता श्री सम्मानित करेंगे हम कल, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है, वो हमारे यहाँ पधारेंगे और सभी का सम्मान समारोह होगा। और नारायण संस्थान का 1100 बेड का हॉस्पिटल उदयपुर राजस्थान में प्रतिदिन 100 ऑपरेशन होते हैं। इसके अलावा खाना पीना, रहना, दवाई, एक्सरे, ऑपरेशन टोटली निःशुल्क कार्य वहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा उन विकलांग बंधु जो हमारे यहाँ ठीक हो जाते हैं, उनका बिल्कुल जैसे कि वो रोजगार के लिए उनको कंप्यूटर, टीवी विषय प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपना स्वरोजगार शुरू किया जा सके। एवं उन्हीं बच्चों को संस्थान द्वारा एक किट दिया जाता है जिसमें संस्थान मतलब वो अपने गांव शहर में जाके अपना एक रोज़गार शुरू किया जा सकता है। जो भी विधवा लेडीज़ वगैरह हमारे पास सहायता के लिए आती है, उनको सिलाई मशीन प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो सिलाई कार्य सीख जाए और वो अपने गांव में अपने घर पे बैठ के आराम से सिलाई का कार्य शुरू किया जाए ताकि उनको किसी के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े। इसके अलावा जो भी अनाथ वगैरह बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, उनको संस्थान अपने यहाँ निःशुल्क रखती है और जब तक उनकी 18 साल की उम्र नहीं हो जाती है उसका सारा खर्चा संस्थान उठाती है। इसके अलावा हमने एक मॉडर्न स्कूल शुरू किया है जिसमें हाई क्वालिटी जिस तरह की जो प्राइवेट स्कूलों में सेक्टरों में पढ़ाया जाता है पब्लिक स्कूलों में, उसी की तरह सेवा हमारे यहाँ निःशुल्क दी जाएगी। उसमें हमारा 600 बच्चों का लक्ष्य है। हम 600 बच्चों का एक स्कूल पूरे प्रदेश में नहीं, वो पूरा है उदयपुर में खोल रहे हैं अपन राजस्थान में, लेकिन बच्चे कहीं के भी हो जो जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग के द्वारा उनको वहाँ पे रखा गया। ट्रांसपोर्ट नगर और मार्बल मार्केट की तर्ज पर अब हरियाणा के टेंट डीलर ने भी प्रत्येक जिले में टेंट नगर बनाए जाने की मांग की है। ये मांग हरियाणा टेंट डीलर एसोसिएशन ने की और एसोसिएशन 12 व 13 सितंबर को फरीदाबाद के सूरजकुंड पर अपना द्वितीय महाधिवेशन कर रही है, जिसमें अखिल भारतीय टेंट डीलरों ने हिस्सा लिया और अपने सामान की प्रदर्शनी की। आज आपने टेंट प्रदर्शनी लगाई है, क्या है इसका उद्देश्य, जरा विस्तार से? ये हमारे हर 2 साल बाद हम अधिवेशन मनाते हैं। हमारे ये द्वितीय अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन है और इसमें पूरे भारतवर्ष से हमारे टेंट वाले भाइयों के लिए पूरे भारतवर्ष से एक से एक बड़ा अच्छा एक से एक दुकानदार यहाँ पे आया है और वो अपने प्रदर्शनी लगा रहे सामान के। हमारे टेंट वाले भाई उनके सामान देखेंगे, फिर उनसे परचेजिंग करेंगे, उनका ऑर्डर देंगे, इसलिए प्रदर्शनी लगाएंगे। कहाँ से जो स्टॉल लगाए हुए हैं कहाँ हमारे सबसे एंड में चला जी, पांडिचेरी से है, हमारा बॉम्बे से है, सूरत से है, आपका राजकोट से है, आपका अहमदाबाद से है, आपका जयपुर से है, आपका लुधियाना से है, आपके सभी आपके
लुधियाना से है, पानीपत से है, गुड़गांव से है, रोहतक से है, आपका सहारनपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, सभी मतलब पूरे भारत से हर कोने से स्टॉल वाले हैं। इसका उद्देश्य क्या है, क्या दिखा, मतलब क्या हमें एक ही छत के नीचे हमारे पूरा आज हरियाणा, दिल्ली सभी टेंट वाले भाई आए हैं यहाँ पे। एक ही छत के नीचे सारा सामान देखेंगे, सारी चीज़ें अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी, ताकि ग्राहक को मिक्स नए से नया डेकोरेशन दे सके। आज हुड्डा जी यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे मतलब किस तरह की मांग है, क्या है? नहीं, हुड्डा साहब से मांग तो हमने एज ए चीफ मिनिस्टर भी कर रखी है। हमारी मांग टेंट नगर की है, हम टेंट नगर की मांग रख रखे हैं कि ताकि टेंट नगर बनने के बाद एक आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे जो पाइप बाजते हैं, बर्तन फुटकते हैं, तो अड़ोस पड़ोस वालों को भी दिक्कत होती है। कंजेस्टेड एरिया के अंदर जब गाड़ी हम लोड करते हैं, तो एक आम आदमी की सहूलियत को देख के हम अपने टेंट नगर की डिमांड करते हैं। टेंट नगर में ऐसा क्या है, सभी लोग वहाँ जाकर शादी कर सकते हैं? नहीं, ये टेंट नगर बना रहे हैं हम गोदाम के लिए, कि जो हमारे सामान रखने के लिए जो जगह है वो उसके लिए हमने वो रखे हैं। और हमने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पहले भी इसका मेमोरेंडम दे रखे हैं, आज भी हम दोबारा ये बात रखेंगे। हर वर्ष अगस्त का महीना शुरू होते ही हमारे देश में त्योहारी सत्र शुरू हो जाता है। आगामी 17 सितंबर को पूरे देश में गणेश चतुर्थी का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसे में देश के छोटे बड़े शहरों में मूर्तिकार विशेषकर हिंदू देवी देवताओं की आकर्षक मूर्तियां बिक्री के लिए बनाना आरंभ कर देते हैं। BVM खबर 24 आवर्स की टीम को अजरौंदा मोड़ पर एक मूर्तिकार से बातचीत करने का मौका मिला, जिसने गणेश जी की आकर्षक मूर्तियां बनाकर बिक्री के लिए रखी हुई हैं। देखिए मूर्तिकार किस तरह से मूर्ति को तैयार करता है। रबड़ की डाई से बनाते, POP से बनती है मसाला डाल के। तो एक मूर्ति को कितना समय लग जाता है बनने में? एक मूर्ति में लग जाता है, POP सेट होने का 3-4 घंटे लग जाता है एक मूर्ति में। तो उसके बाद कलर करते हैं, क्या करते कलर फिर निकाल के फिर साफ करके फिर डिस्टमर लगता है इसके ऊपर, घिसाई होके डिस्टमर लग के फिर पेंटिंग होती है। एक मूर्ति कितने रुपए की बताएंगे तो? एक मूर्ति 100 रुपये से करके 10,000 तक है। बड़ी लो छोटी लो, 8 फुट की मूर्ति है वो कम से 10,000 रुपये की है, और 4 फुट की मूर्ति लोगी वो 6,000 रुपये की है। 2.5 फुट की मूर्ति लोगी वो 2,000-2,500 रुपये की। 2 फुट की मूर्ति लोगे वो 1,500-1,200। छोटी आधे फुट की लोगे वो 100 रुपये की है, कोई 200 रुपये की है, इस हिसाब से। गणेश चतुर्थी को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। जो बात करूं यहाँ पर कि जो गणेश चतुर्थी को लेकर जो भगवान के जो गणेश जी की मूर्तियाँ हैं वो पूरी तरह से बन चुकी हैं, यहाँ तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि जो गणेश जी की हम मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। जो कारीगर हैं वो किस तरह से जो पेंट करते हैं, जो अपने हाथों से इन मूर्तियों को बनाते हैं और उनको फिर बाज़ारों में जो उनके भक्त हैं उनको बेच देते हैं, ताकि वो उनकी पूजा कर सकें और जो उनकी जो दिवस है उनको मना सकें। तो देख सकते हैं आपकी जो मूर्तियाँ हैं वो कितनी अच्छी यहाँ पर हैं और काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ी जो हैं वो मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर मैं बता दूँगी आपको, जो मूर्तियाँ हैं ये करीब 1,000 से कीमत इनकी स्टार्ट होती है और करीब 10,000 तक इनकी मूर्तियों की कीमत हो सकती है। देखिए मैं दिखा दूं कि किस तरह से जो कलर है वो किया हुआ है इन पर, और जो चमक है वो कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर होती है। जो इनकी जो मेहनत है वो यहाँ पर दिखा, मैं और बता दूं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो लगे हुए हैं, और आने वाली जो 17 तारीख को जो गणेश चतुर्थी है उसके मद्देनज़र यहाँ पर जो है वो सारे जो बच्चे हैं जो यहाँ पर जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं, मूर्तियों को सजाने में लगे हुए हैं। और जो मूर्तियों की जो चमक है वो देखिए आप किस तरह से बनाते हैं, वो अपनी जो कलाकारी है वो यहाँ पर निखारते हैं। और उसके बाद जो भक्त हैं उनको ख़रीदते हैं और उसके बाद उनकी पूजा करते हैं, और फिर उसके बाद जो पूजा करने के बाद उन्हें जो विसर्जन कर दिया जाता है, गंगा जी में विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये जो कलाकारी है इनकी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी है और देखने को मिल रही है यहाँ पर। कैमरामैन राकेश के साथ संदीप गोयल, BVM खबर 24 फरीदाबाद। बाल श्रम को लेकर बल्लभगढ़ में संबंधित विभाग ने छापेमारी की, जिसके चलते बाजार की अलग अलग दुकानों पर काम करने वाले बाल श्रमिकों से पूछताछ करके दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेबर कमिश्नर ने कहा कि बाल श्रमिकों से काम करवाना कानून की नज़र में ऐसा अपराध है जिसके अंतर्गत 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने तक की कैद हो सकती है। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? चौथी। कौन से स्कूल में जाते हो? ऊंचे गांव। सरकारी स्कूल में, ऊंचे गांव के अंदर। तो मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा को नहीं पता क्या करते हैं? तेरे साथ ही रहते हैं मम्मी पापा? साथ रहते हैं मम्मी पापा? साथ नहीं रहते। स्कूल के सामने आप अलग रहते हो? अलग रहते मम्मी पापा से? पापा मम्मी से अलग ना रहते हैं। रहते कहाँ हैं मम्मी पापा?
मम्मी पापा कहाँ रहते हैं तेरे? ऊंचे गाँव में। तो उनके साथ रहता है? कितनी उम्र है? 13। कितने दिन से काम कर रहे हो यहाँ? अभी 1 महीना हुआ है। कौन है तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम नहीं मालूम। क्या काम करते हो? बैग का। कितने पैसे देते हैं तुम्हें मालिक? 4000। महीने के? कितने टाइम काम करते हो? ज्यादा नहीं करते। पढ़ रहा है, 10वीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? कॉलेज स्कूल के अंदर है, तो इसमें कोई है तेरे पास कोई नंबर उसके कॉलेज स्कूल वाले के? कितने बजे जाता है फिर? 3 बजे शाम के ट्यूशन में? क्योंकि मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पापा भी कोई कमाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं ना। हाँ। तो इस वजह से मुझे काम करना पड़ता है। नहीं तो आप मेरे घर जाकर देख सकते हो कोई। सर, आपने चाइल्ड लेबर को लेकर के अभियान शहर में चलाया है, कितने बच्चे अभी तक काम करते हुए पकड़े हैं? 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे? आज जो ड्राइव हमने चलाई है, हरीश शर्मा जी हमारे असिस्टेंट, सुरेंद्र जी असिस्टेंट कमिश्नर और तीनों की टीम में 4 चाइल्ड लेबर हमने बल्लभगढ़ एरिया के अंदर पकड़े हैं। एक 58 सेक्टर के अंदर हमारे राजवीर जी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर उन्होंने पकड़ा है। और ये अभियान नहीं है, ये हमारी ड्यूटी का पार्ट है, हम डे टू डे ये करते रहते हैं। हर महीने हम चाइल्ड लेबर के अंदर इंस्पेक्शन करते हैं। चाइल्ड लेबर में ऑफेंस क्या है जो पकड़े हैं बच्चे? क्या चाइल्ड लेबर के अंदर अगर कोई कवर होता है जो चाइल्ड लेबर की, तो उसके अंदर 10 से 20 हज़ार रुपये तक का फाइन और 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। और शॉप एक्ट के अंदर अगर कोई कवर होता है तो उसका अलग प्रावधान है। तो इसमें जो आपने बच्चे पकड़े सर, उनको नोटिस दुकानदारों को जाएंगे या क्या प्रावधान आगे का होगा? नहीं, उनको नोटिस नहीं, उनको बोल दिया गया है कि अगर उनका एज का कोई प्रूफ है, जो अगर 14 साल से ऊपर हैं, तो वो मंडे को संबंधित अधिकारी के कार्यालय में उसका सर्टिफिकेट पेश कर देंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। श्रम विभाग ने पूरे पलवल शहर में जगह जगह सफाई अभियान चलाया। इसकी शुरुआत करते हुए बस अड्डा और ताऊ देवीलाल पार्क की सफाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार ये अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक जारी रहेगा। सहायक श्रम उपायुक्त भगत प्रताप ने सफाई अभियान की शुरुआत अपने हाथ से झाड़ू देकर की। उनके इस अभियान से जुड़ने के लिए कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी भी झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर आए और जिन्होंने आसपास की सड़कों की सफाई की। ये जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, ये माननीय मोदी जी द्वारा जो पूरे देश में स्वच्छता अभियान का संकल्प लिया गया है, उसी कड़ी में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और हमारे फरीदाबाद में माननीय मंत्री जी ने के प्रेरणा से हमारे उप श्रम आयुक्त श्री अजय पाल डूडी जी द्वारा पूरे अपने क्षेत्र में फरीदाबाद पलवल में विभाग द्वारा ये स्वच्छता अभियान के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और फरीदाबाद में सभी सहायक श्रम आयुक्त अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाए हुए हैं। पलवल की जिम्मेदारी, क्योंकि मैं वहाँ सहायक श्रम आयुक्त हूँ, इसलिए पलवल की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये स्वच्छता अभियान लगातार चलता रहेगा। इसको हम पलवल में हमने कुछ क्षेत्र निर्धारित किए हैं, जैसे बस स्टैंड को किया है, आज ताऊ देवीलाल पार्क को किया है, सर्किट हाउस के बाहर से किया है। ऐसे ही आगे की कड़ी में रेलवे स्टेशन है, कुछ मुख्य बाज़ार हैं, वो करने हैं। और इंडस्ट्रियल एरिया में भी इंडस्ट्रियलिस्टों से सहयोग करके ये स्वच्छता अभियान इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी चलाया जाएगा। और इस चीज़ की मॉनिटरिंग हमारे उप श्रम आयुक्त फरीदाबाद कर रहे हैं और पलवल में हमारे उपायुक्त महोदय के ने भी इस संबंध में विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि पलवल जिले को पूरा स्वच्छ बना के रखना है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस अपना संयम खो चुकी है। उनको तो बस ऐसे ही लग रहा है कि कोई लौटा दे उनके बीते हुए दिन। असल में मंत्री जी बल्लभगढ़ के घंटाघर चौक पर 30 लाख की लागत से बनने वाली सीमेंटेड सड़क का उद्घाटन करने वहां पहुंचे थे। इस मौके पर शुभ शगुन के लिए मंत्री जी ने नारियल भी तोड़ा।
विधानसभा क्षेत्र में मेन बाजार में अग्रसेन चौक से लेके गुप्ता होटल तक की आरएमसी की सड़क बनाई जा रही है और ये हमने यहाँ के स्थानीय लोगों की और विधायक जी की मांग पर जो सांसद निधि है उसके माध्यम से इस सड़क को बनवाने का यहाँ पर काम हमने आज शुरुआत की है। कितना खर्चा आएगा इस सड़क के निर्माण में? देखिए, जो भी खर्चा आएगा इस पे, अभी इसके लिए 30 लाख रुपए दिया गया है, लेकिन इसको कंप्लीट करने में जो भी खर्चा आएगा वो एमपी लेड से किया जाएगा। इसके अलावा और भी कोई सड़क आज उद्घाटन करने जा रहे हैं? एक आज़ाद नगर की है, एमपी लेड से उसको कर रहे हैं। एक पहले एमपी लेड से अभी एक यहाँ पर जो यहाँ किया पोस्ट ऑफिस के पास उसके लिए किया है। तो हम सारा काम यहाँ से जो विधायक हैं मूलचंद जी और यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता वो सब मिलकर हमको शहर का विकास करना है, शहर के अच्छे काम कर रहे हैं। उसी के लिए हमारा एक कहना हमारे नेता का, सबका साथ और सबका विकास। विकास में कोई कसर बल्लभगढ़ क्षेत्र के नहीं छोड़ी जाएगी। एक जो रैली को लेकर कांग्रेसियों ने कटाक्ष किए उसके बारे में आपका क्या कहना है? 18 एक हम 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जब बल्लभगढ़ आए थे और यहाँ के स्थानीय विधायक की मांग पर 18 करोड़ की लागत से जो बल्लभगढ़ की जितनी भी 10 किलोमीटर की मेन सड़कें हैं, 18 तारीख को विधायक के साथ मिलकर हम सब उनका उद्घाटन काम शुरू कर रहे हैं। और क्या कहना है? एक जो कांग्रेसियों ने कटाक्ष किए रैली को लेकर उसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन सी रैली? जो पीएम की रैली हुई थी यहाँ पर, जो फरीदाबाद में हुई है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवा उनकी एक ही रट है और उनको याद आ रहे हैं पुराने दिन, इसलिए वो आजकल एक गाना गुनगुनाते हैं, कोई लौटा दे हमारे बीते हुए दिन। विकास कार्य में 35 लाख की सड़क है अपने शहर की, और जो आज़ाद नगर जो हरिजन बस्ती है 22 लाख की वो सड़क है और 5 लाख का बाथरूम है। ये मानकर 40, 62, 67 लाख का आज करा है। और 18 तारीख को हम 18 करोड़ की जो सड़कें जो सीएम ने प्रधानमंत्री उसमें दिए उसका 18 तारीख को श्रीगंज करेंगे। शहर का कोई चौराहा ऐसा नहीं रहेगा जो शहर जो अपने जयपुर की तर्ज पर शहरी बाजार ना चमके। बल्लभगढ़ विदित है कि बल्लभगढ़ के प्रमुख सिटी पार्क में प्रतिदिन हजारों लोग घूमने व सैर करने आते हैं। वहीं देखा गया है कि पार्क के रखरखाव के अभाव में इधर उधर गंदगी फैली हुई है। ऐसे में खतरा इस बात का है कि बदलते मौसम में जहां लोगों को सैर करने का फ़ायदा मिलना चाहिए, वहीं पार्क में इधर उधर फैली गंदगी के कारण वालों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के आसार प्रबल हो जाते हैं। इन हालात में पार्क की स्थिति को लेकर क्षेत्र के विधायक महोदय का क्या कहना है, आइए सुने। ऐसा एक तो लोगों में भी जागरूकता कम है। कई बार हमने भी सफाई अभियान चलाया अपने मानव एकता परिषद की ओर से, लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की है कि वो जो भी कूड़ा है वो डस्टबिन में डालें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी पर्याप्त संख्या में नहीं है और ना ही वो ठीक से यहाँ सफाई कर पाते हैं। आज भी जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। कई बार इसकी नगर निगम को भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर पाते। एक दो बार तो होती है सफाई, फिर वैसा ही हल हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ताश खेल रहे हैं तो इसको लेकर के कोई शिकायत? इसके लिए ना हमने डीसीपी साहब को कहा था कि भाई यहाँ पुलिस की एक टीम भेजी जाए और वो सुबह शाम यहाँ एक दो बार राउंड लगा ले, तो ये जो ताश खेलने वाले हैं इन पर रोक लगाई जा सकती है। और इसके लिए पीछे एक दो बार आने भी लगे थे पुलिस वाले, लेकिन अचानक पता नहीं कैसे बंद कर दिए। तो ऐसे मतलब जो कि यहाँ पे ऐसी कोई कानूनी मतलब प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ देख रेख नहीं है फिलहाल, तो ऐसा तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई ऐसा कोई हादसा हुआ है जिससे मतलब आपको लगा हो कि कानून मतलब सरकारी पुलिस वालों का होना यहाँ पे ज़रूरी चाहिए? वैसे तो यहाँ कई बार चैन झपटमारी या मारपीट की घटनाएं हो जाती है, छेड़खानी की भी हो जाती है। यदि पुलिस होगी तो मेरे ख्याल से ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी और जो यहाँ बैठ के ताश या जुआ खेलते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। तो कम से कम कितने मौके ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे जिसमें मतलब चैन वगैरह छीना झपटी और लड़कियों के साथ बदतमीजी कितने मौके थे? पिछले 1 साल में 10-12 केस हो चुके हैं। अच्छा। तो अभी फिलहाल ये केस बराबर चल रहे हैं, मतलब इनमें कोई थोड़ी बहुत भी सुधार आया है? हाँ, कुछ घटनाएं कम हुई है। पीछे पुलिस का जब गश्त यहाँ शुरू हो गई थी तो कुछ घटनाएं कम होने लगी है, लेकिन यदि पुलिस नहीं आएगी, यहाँ गश्त नहीं लगेगी तो घटनाएं फिर से बढ़ने लगेंगी। तो इस सिटी पार्क में जिस तरह अब परेशानी चल रही है, इस परेशानियों की अगर सुनवाई नहीं करती है सरकार, तो आपका अगला कदम क्या होगा इसको लेकर? इस मामले को लेकर हम ज्ञापन देंगे, डीसीपी को भी देंगे सुरक्षा के मामले को लेकर, और यहाँ की साफ़ सफाई के लिए हम जॉइंट कमिश्नर से भी बात करेंगे कि फिर से इस पार्क की सफाई व्यवस्था की जाए। सर ये बताइए, आप सिटी पार्क में कब से आ रहे हैं? मुझे कम से कम 6 महीने हो गए आते हुए।
तो आप साफ़ सफाई को भी देखते होंगे, तो किस तरह से परेशानियाँ होती हैं यहाँ पर पानी की है या बिजली की? ऐसा है, पीने के पानी की समस्या थी, वो भी यहाँ एक वाटर कूलर लगवाया था, पब्लिक के सहयोग से लगा, किसी समिति ने दिया हुआ है वो वाटर कूलर। सफाई व्यवस्था की बात आती है, इसके विषय में हम जॉइंट कमिश्नर को लिख के भी दे चुके हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, क्योंकि ये सफाई कर्मचारी आगे बैठ जाते हैं और 8 घंटा के पैसा लेते हैं ये, और 4 घंटे भी सही ढंग से काम नहीं करते हैं। इस विषय में हमने जॉइंट कमिश्नर बल्लभगढ़ को शिकायत की थी, तो अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर लाइटें भी लगाई गई, क्या वो जलती हैं या देखने के लिए लगाई गई? लाइट के मामले में यहाँ एक्शन है हरचरण सिंह जी, तो उनको लिखित में रमन एक्शन है अपने नगर निगम में, उनको दिया था, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये लाइट सारी सही कर दी जाएंगी, लेकिन आज तक लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है, अंधेरा रहता है और अंधेरे में कई बार जो है बड़ी गलत हरकतें लोग कर चुके हैं। तो कम से कम कितनी मतलब वारदातें ऐसी आ चुकी हैं जो कि गलत हरकत की है? यहाँ 4-5 महीने में एक लड़के ने तो 376 का ही केस कर दिया था, एक लेडीज को ले आया पता नहीं कहाँ से, और वो फिर गार्डों ने बताया कि ये ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा भी था इनसे कि भाई आपको पुलिस में सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन गार्डों की लापरवाही के चलते हुए ऐसा हो रहा है। यहाँ पर कुल कितने गार्ड ड्यूटी पे लगाए जाते हैं? 4 गार्ड हैं यहाँ, 2 नाइट में है, 2 डे में है। अच्छा, मतलब सुबह शाम कोई पुलिस कर्मी भी कोई आकर के यहाँ पे देख रेख करते हैं? ऐसा है, पुलिस कर्मचारी पहले आते थे, क्यों हमने SHO थे यहाँ सतवीर जी, उनको कहा था, तो उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर और हवलदार की ड्यूटी लगाई हुई थी, एक चावला कॉलोनी की PCR आती थी सुबह, लेकिन कुछ दिन पहले से यहाँ न तो PCR आती है, ना ही कोई शाम को पुलिस वाला आता है। जब पुलिस वाले यहाँ पे आते थे तो सुनने में आया था कि वो पुलिस वाले हर किसी की बाइक को उठा करके ले जाते थे, तो ये ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसा है, वो पब्लिक की लापरवाही थी कि ताला खुला हुआ छोड़ देते थे, तो उनका उद्देश्य ये था कि पब्लिक आए, गाड़ियों में लॉक लगाए, जब लॉक खुला छोड़ देगा तो चोर तो चोरी करके ले जाएगा, तो इस वजह से पुलिस वालों ने ये कार्रवाई की थी कि भाई ये गाड़ी लॉक लगा के खड़ी करें। तो अभी जो मतलब सिटी पार्क में अगर जो ये परेशानियाँ ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही हैं, तो आप इससे अगर आपका क्या अगला कदम होगा कि जो कि ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाती? देखो, हमारा मानना तो ये है, अगर यहाँ की व्यवस्था चौपट होती है तो DCP है, CP साहब हैं, अपने ACP हैं, बल्लभगढ़ सिटी SHO हैं, इनको अवगत कराएंगे। अगर ये नहीं मानते हैं तो कोई आगे कदम के बारे में सोचेंगे कि भाई प्रशासन जो फुर्ती से काम नहीं कर रहा है या सुस्त पड़ा हुआ। जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, तो ऐसे लक्षणों से तो लग नहीं रहा जैसे कि स्मार्ट सिटी बनने में ऐसा है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, लेकिन सवाल एक बात का है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है कांग्रेस की सत्ता रही है, हमें सत्ता से भी कोई लेना देना नहीं है जी, लेकिन जो अधिकारी निकम्मे हैं, जो लूट खसोट मचा रखी है, तो मोदी जी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एकदम इतना जल्दी सुधारेंगे। जिनको लूट खसोट की आदत बनी हुई है वो तो लूटेंगे खाएंगे, अभी तो अभी इतना अच्छा सुधार नहीं है। अभी तो ये समझो कि 100% में 5% सुधार है। आप देख ही रहे हो, पार्क की व्यवस्था देख रहे हो। एक तो व्यवस्था ये ख़राब है कि जब पुलिस आती है तो जुआबाज हैं या गांजेबाज हैं या शराबबाज हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं। जब पुलिस नहीं आती है तो उनकी भरमार रहती है, नए बच्चे भी बिगड़ते हैं उनको देख देख करके, जुओं में नए नए बच्चों को भी डालते हैं, और ये जो अपना शराबी भी अपने जो क्या करते हैं इसी काम को, तो यहाँ में बहुत भरमार है। क्या सिटी पार्क में अभी तक कोई ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर के चिंतित? घटना तो इसमें कई भी हुई हैं, चाकूबाजी भी हुई है, पहले छेड़ाछाड़ी भी हुई है, सब कुछ हुई है, पर उनको जब जैसे पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने आगे कवर किया, जब से काफ़ी घटनाएं कम हुई हैं। तो देखा जाए कि सिटी पार्क के अंदर लाइट वगैरह फुहारे वगैरह टूटे पड़े हैं, तो इनके बारे में आपने किसी से आगे शिकायत की है? हमारी मानवीय एकता परिषद के लोगों ने काफ़ी शिकायतें करी हैं, इनकी बार बार करी हैं। आश्वासन दिया जाता है कि इनको बिल्कुल ठीक किया जाएगा। एक मैं छोटा सा वो बताता हूँ आपको कि लैट्रिन व्यवस्था इतनी ख़राब थी तो उसमें आदमी घुस नहीं सकता था, काफ़ी दूर से उसमें बदबू आती थी। जब हम कौंसल भाई हैं हमारे, ब्रजमोहन जी हैं और भी लोगों ने जाके दबाव डाला, तब लैट्रिन व्यवस्था काफ़ी साफ़ है, सवेरे भी साफ़ होती है, मतलब
सफाई की जाती है, दोपहर को भी की जाती है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो सकती है क्योंकि हमारे लोगों में जागरूकता नहीं है। कोई बाहर ही कर देता है, कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है, तो भाई उसको तो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या लेटरिन में देखो ताले लगे हुए हैं, अभी जाके देखिए आप। तो जो ये लेटरिंगें बनाई गई हैं सिटी पार्क में, उनमें ताले लगा रखे, मौके वारदात पर देख ही पाएंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब ये यूज करने के लिए बनाई गई हैं या मतलब ऐसे बंद करने के लिए बनाई लगा देते हैं? उसमें देखो जी, लगाने का उद्देश्य तो मेरी समझ में जो आया है, ये आया है कि साफ़ सफाई करने के बाद जहाँ पर पेशाब करते हैं लोगों ने लेटरिन करी है, कूड़ा करकट डाला है, बुरा मतलब हाल कर रखा है, खाली शराब की बोतलें फेंकी हैं वहाँ में, मतलब जो गंद है वो सारा उसमें दिया है। तो इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हो? है जी, इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हो? लापरवाही तो देखो जी प्रशासन की है, ज़्यादातर लोगों की है, हमारे की। जब एक चीज़ आपको साफ़ सफाई या यूज़ करने के लिए दी गई है तो उसका क्यों ऐसा किया जाए? हमने कई बार इस कूड़ेदान की कही है, जगह जगह कूड़ेदान लगे हुए हैं, भाई खाते हो पीते हो तुम जो भी कुछ करते हो इकट्ठा करके इसमें डाल दो। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को, कोई करनी पड़ती है, डाल दें। तो हमें साफ़ सफाई का जो का ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक जो का प्रशासन भी कितना भी कर ले, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे मुश्किल है कि इसकी साफ़ सफाई। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG2 द मैसेंजर हिंदी फिल्म को लेकर एक बार फिर से उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म के प्रमोशन के लिए फरीदाबाद में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हजारों समर्थकों ने फिल्म के पोस्टर हाथों में लेकर रैली निकाली। इस मौके पर हरियाणा की मुख्य संसदीय सचिव सीमा त्रिखा ने भी बाबा राम रहीम की खुली प्रशंसा की। हमारे गुरु जी ने MSG2 फिल्म रिलीज की है, तो उसको दिखाने के लिए हम पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि हमारे वर्ल्ड में MSG संत गुरमीत राम जी कुछ हैं और थे और रहेंगे। MSG में क्या दर्शाया गया है जो लोगों को देखने से क्या MSG में ऐसे दिखाया गया है कि लोगों को सुधारने के लिए जो ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, गंदगी फैली हुई है। कुछ समय पहले आदिमन गंदा मांस खाते थे, उनको सुधारने के लिए, उनको अच्छा जीवन यापन करने के लिए इस फिल्म में MSG2 में दिखाया गया है, लोगों को सुधारने के लिए। पहले भी ये पिक्चर आई थी MSG के बारे में, वो भी विवादों में रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसमें सिर्फ एक चीज दिखाई हुई है, ना किसी से दहेज लेना और ना देना। और इसमें क्या मैसेज दिया हुआ इस फिल्म में? इस फिल्म में क्या मैसेज? सारे विवाद गलत है, हिंदू मुस्लिम का कोई भी आधार नहीं है, पूरा किसी को कोई आला नहीं समझा गया है, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। और आदरणीय गुरु राम रहीम जी की इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में भी, और हम सब भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि सफाई में ईश्वर का वास है। और मैं सोचती हूँ कि जितना बड़ा अभियान और जिस ढंग से
गुरुजी और गुरुजी की संगत इसमें भागीदारी निभाती है। शायद हमारे देश में मैंने अभी तक तो कोई ऐसा नज़ारा नहीं देखा, क्योंकि हमारे फरीदाबाद में भी कुछ वर्ष पहले भी हमारी ये संगत आई थी यहाँ पर, और पूरे शहर की सफाई जो थी इस ढंग से कर के गए थे कि मैंने देखा ना कोई उम्र का पैमाना था सेवादारों में, और ना कोई ये भावना थी कि हम गटर में उतर रहे हैं, चाहे महिलाएं थी, चाहे बच्चे थे, चाहे बुजुर्ग थे, तो सभी के साथ लेकर के। तो आज उसी के उपलक्ष्य में एक उन्हीं के माध्यम से आज एक और यहाँ से यात्रा, फिल्म की यात्रा जो है ये एक निकाल रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि फिल्म में जो संदेश दिए गए हैं वो वाकई अच्छे हैं, जैसे बताया गया होगा आपको? धर्म कभी अधर्म के रास्ते पे चलना नहीं सिखाता, ये बात हम सभी जानते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रकल्प जो जीवन के विभिन्न आयामों में अभावग्रस्त लोगों की मदद करते हों, तो उसमें मैं सोचती हूँ कि कोई भी कर रहा हो उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेनी चाहिए। दोबारा मिलेंगे अनेक जानकारियों के साथ, तब तक के लिए JB शर्मा का आप सबको नमस्कार।